ओके, वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप सब ने इतना सारा प्यार बरसाया मेरे ऊपर, इतने सारे वीडियो के लाइक्स और व्यूज़। मैं बहुत खुश हूँ। एंड थोड़ा सा सॉरी कि जल्दी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। स्ट्रेटेजी वाला थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो आई एम बैक विथ माई स्ट्रेटेजी वीडियो। ठीक है, आज हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेटेजी से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार हम पैटर्न को देख ले कि क्या लेवल होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद मैं आपको अपना शेड्यूल बता दूँगी कि मैंने किस तरह प्रिपेयर किया। ठीक है, पहले जनरलाइज बात कर लेते हैं। तो पहले हम एग्ज़ाम की पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में ये है कि 3 लेवल होता है। प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद आखिर में इंटरव्यू होता है। क्लरिकल में इंटरव्यू नहीं होता है, पीओ में इंटरव्यू होता है। पीओ के मेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव आता है, क्लरिकल के मेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है। रही बात डिस्क्रिप्टिव की, तो वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, अब हम प्रीलिम्स पे आ जाते हैं। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन रहते हैं, 60 मिनट रहते हैं। 100 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो 35 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग में हम ये बात कर लेते हैं पहले तो कि कौन से टॉपिक्स है जो ज़रूरी है करने के लिए। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो है, जो हम कहते हैं ना कि अल्फ़ाबेट्स को नंबर के साथ लिंक करते हैं, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर से कर लीजिए। उसके ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वो पजल और उसके अंदर इधर उधर से बहुत पूछा जाता है। तो अगर आपको वो पता है तो पजल आपकी थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और रीजनिंग की अगर बात करें तो उसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन पजल सिटिंग के ही होते हैं। 5 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के रहते हैं और 5 क्वेश्चन तो सिलॉग के रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन तो यही हो गए। और जो बचे 5 क्वेश्चन हैं जो वो उसके अंदर ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स है वो सारे डालते हैं। तो मेरा कहना ये है कि सिलॉग है, इनइक्वालिटी है, पजल सिटिंग है, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ज़्यादा करोगे तो ये जो टॉपिक्स है इसमें स्पीड आ जाएगी, तो आपके 20 मिनट में भी टाइम बचेगा और आप वो बाकी के 5 क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ यही टॉपिक करना, लेकिन इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा करना। ठीक है, अब हम ऐसे ही मैथ्स की बात कर लेते। तो मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर भी सेम चीज़ है। एक पर्टिकुलर पैटर्न होती है एग्जामिनेशन की, जो लास्ट ट्रेंड देखते हैं पिछले साल के पेपर्स में, तो ये फॉलो हो रहा है। तो हम उसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बोल रही हूँ मैं। तो मैथ्स के अंदर ऐसे जो टॉपिक्स है उसमें ये है कि भाई 15 से 20 मार्क में तो डीआई आता है, 5 से 10 मार्क का सिंप्लीफिकेशन आता है, थोड़ा सा 5 मार्क का इनइक्वालिटी आता है, और फिर बचे होते हैं 5-7 क्वेश्चन से थोड़े से मिसलेनियस रहते हैं। लेकिन अगर हमारी डीआई में कैलकुलेशन फास्ट है, अगर हमारा सिंप्लीफिकेशन और इनइक्वालिटी जल्दी हो रहा है, तो मिसलेनियस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मैं ये बता देती हूँ, मिसलेनियस में भी टाइम वर्क है, पाइप सिस्टम है, स्पीड ट्रेन है, फिर डिस्टेंस वाला जो है, ये जो सारे टॉपिक्स है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एलिगेशन है, ये जो टॉपिक्स है इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स ज़रूर से कर लेना। बाकी तो डीआई की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। अब हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश के अंदर तो मेन तो वही है, पैसेज है, और पैसेज ही आता है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर बचता क्या है, जो एरर वाला है वो क्वेश्चन आते हैं। अब मैं ये बताती हूँ, ग्रामर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्रामर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आपको रूल्स नहीं मालूम है तो आप इंग्लिश कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन सिर्फ रूल्स से इंग्लिश होता है ऐसा नहीं होता है। कभी आपने सोचा है
कि 20 मिनट हमको दे रहा है, उसके अंदर हम कोई एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके अंदर हम ढूंढेंगे कि भाई ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई नाउन के पीछे वर्ब है, एडवर्ब है, ऐसे रूल्स चेक करेंगे। नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। तो इंग्लिश में एरर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? उसके लिए आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। रीडिंग प्रैक्टिस होगी तभी ये सारी चीज़ें सॉल्व होगी। अगर आप रोज़ इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको अपने आप आ जाएगा कि भाई यहाँ इज़ नहीं, यहाँ वॉज आएगा, यहाँ हियर नहीं, यहाँ देयर आएगा। ये चीज़ अपने आप आ जाएगी। आप रोज़ ही पढ़ रहे हो तो आपको पता चल ही जाता है कि भाई ऐसा सेंटेंस है तो ऐसा कुछ आएगा। तो आपको नाउन और वो सब ढूंढ कर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माई एडवाइस इज़ ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, थोड़ा सा नॉवेल रीड कर लो, न्यूज़पेपर्स रीड कर लो। अगर बोरिंग लगता है तो स्टोरी बुक्स ही रीड कर लो, जो बच्चों की आती है ना, पंचतंत्र, वो भी बहुत अच्छी होती है, तो अब वही रीड कर लो। इनिशियली सब चलता है, ठीक है। अब मेंस पे आ जाते हैं। मेंस के लिए जो है वो मेंस में पजल और DI ही है। रही बात स्कोरिंग की, तो स्कोर होता है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो पैसेज से स्कोर हो जाएगा इंग्लिश में, और मेन स्कोरिंग जो है वो करंट अफेयर्स है, ठीक है। करंट अफेयर्स की हम बाद में बात कर लेते हैं। मैं पहले पजल और DI पे आ जाती हूँ। पजल में क्या होता है? जो पजल हम प्रीलिम्स में कर रहे हैं वही की वही मेंस में होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क ये होता है कि अगर प्रीलिम्स में 2 वेरिएबल है तो मेंस में वो लोग 4 वेरिएबल कर लेंगे। अब 4 वेरिएबल वाली चीज़ ऐसी तो है नहीं कि वहाँ बैठेंगे और एकदम से आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है? आपको रोज़ अपनी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की पजल भी करनी है। मेंस की पजल की प्रैक्टिस अगर आपकी रोज़ रहेगी, 4 से 5 वेरिएबल वाली पजल आप अगर रोज़ कर रहे हो तो आपकी वहाँ पर भी पजल्स बनेगी और जल्दी बनेगी, ठीक है। सेम चीज़ मैथ्स में भी है कि जब आप ये परसेंटेज वाला चैप्टर है, टाइम वर्क वाला चैप्टर है, ट्रेन है, स्पीड डिस्टेंस है, ये सारे चैप्टर्स जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो यही चैप्टर्स की जो DI है साथ साथ में वो भी सॉल्व करो। और इसके अलावा भी बड़ी बड़ी जो DI आती है कैलकुलेशंस वाली, वो भी सॉल्व करो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स के साथ साथ ही मेंस का करोगे तो मेंस के लिए अलग से करना ही नहीं पड़ेगा, फिर बचेगा सिर्फ करंट अफेयर्स, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीज़ होती है, कैसे करनी है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि मैंने क्या किया था, मैंने कैसे किया था, ठीक है। अब मैं बता दूँ, मैंने तो कोचिंग महिंद्रा से ली है। तो मैं सबसे पहले मैंने जब वहाँ क्लासेस ज्वाइन किए, जब हमारे क्लासेस में मैथ्स और रीजनिंग में टॉपिक्स करवाते थे तो वहाँ उसके साथ साथ वहाँ की वर्कशीट्स थी, वहाँ की हर वीक पे जो स्पीड टेस्ट वो लोग रखते थे वो सारी देती थी। उसके अलावा मैंने अड्डा की जो रेगुलर फ्री जो क्विज़ेस आती है वो देती थी। मैंने टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ किया था। मेरा रोज़ का रूटीन था कि रोज़ की 2 स्पीड टेस्ट तो कम से कम देनी है। अगर बाकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है तो इट्स ओके, लेकिन स्पीड टेस्ट को मिस नहीं करना है। हफ्ते के 6 दिन पढ़ो और एक दिन तो बिल्कुल ऑफ रखो, ऐसा ऑफ कि उस दिन बुक का नाम भी नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ प्रॉपर रूटीन, ठीक है। ऐसे ऊपर ऊपर तो मज़ा नहीं आएगा, मैं प्रॉपर रूटीन बता देती हूँ। तो प्रॉपर रूटीन में ये था कि मैं रोज़ पहले तो देखो अलग अलग मार्क्स आते हैं। स्पीड टेस्ट में कांस्टेंट मार्क्स नहीं आते, अलग अलग मार्क्स आते हैं। जिस तरह मतलब हम इंसान हैं तो हमारे भी अलग अलग मूड्स होते हैं। तो जिस तरह हम कभी स्ट्रेस्ड है तो मार्क्स कम आएंगे, कभी फ्रेश है तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो इसके लिए एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या करो, 2 स्पीड टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो दोनों ही अलग अलग टाइम पे दो। मैं एक स्पीड टेस्ट तब देती थी जब मैं एकदम फ्रेश होती थी। सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं स्पीड टेस्ट ही दे देती कि कोई एकदम फ्रेश है तो पहले स्पीड टेस्ट देंगे। और दूसरी स्पीड टेस्ट मैं दोपहर के बाद आराम से, जब हम कंटाल गए, कुछ पढ़ना नहीं है, तब देती थी। तो इससे क्या है, मेरे को मालूम रहता था कि भाई क्या स्कोर कैसे जा रहा है, ठीक है। और फ़ायदा ये होता था शाम की टेस्ट का कि शाम की टेस्ट में कम मार्क्स आए तो थोड़ा सा टेंशन रहता था कि यार कम मार्क्स आए, कल इससे ज़्यादा लाना है, तो सुबह की टेस्ट और अच्छी हो जाती थी, ठीक है। तो ये अगर आप कर सकते हो तो 2 टेस्ट तो ज़रूर से ज़रूर दीजिए, ठीक है।
उसके बाद रोज़ की 5 पजल, 5 DI। ये 5 पजल और 5 DI कौन सी? ये 5 पजल और 5 DI मेंस वाली, जो मेंस लेवल की रहती है, जो कि पजल की बात कर ले तो ज़्यादा वेरिएबल वाली है, वो आप दे दीजिए, ठीक है। इधर उधर की फ्री टेस्ट कहीं भी कुछ भी मिल रहा है, अगर आपने पास परचेज़ किया है, फिर भी सब जगह सारी जो ये ग्रेड अप है, ऑलिव बोर्ड है, अनअकैडमी है, ये सब जगह फ्री टेस्ट होती है, वो भी दिया कीजिए। इससे क्या है कि जब ऑल इंडिया रैंक आता है तो आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपका रैंक पीछे आ रहा है तो आपको भी होगा कि नहीं, हमें इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, स्पीड टेस्ट हो गया हमारा, पजल DI हो गया। अब मेरा रूटीन ये था कि मैं रोज़ का एक टॉपिक उठा लेती थी, मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का एक टॉपिक उठाया कि भाई सपोज़ आज मैंने उठाया है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज के पहले तो एकदम मॉडरेट लेवल के, इजी लेवल के, और उसके बाद हाई लेवल के, इस तरह से सब मिलाकर मैं 2 घंटा तो पूरा मैथ्स को देती थी। और 100 जितने क्वेश्चंस तो मैं कर ही लेती थी, 80-100 तो हो ही जाते थे। लेकिन मैंने कहा कि मूड एक फैक्टर है, किसी दिन 40 पे भी बात ख़त्म हो जाती थी, तो वो थोड़ा सा रहेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज 100 जितने क्वेश्चंस करने ही चाहिए पर टॉपिक, ठीक है। तो आपको क्या है, सारे वेरिएशंस पता चल जाएंगे। एक बार वेरिएशंस पता चल गए तो फिर नंबर्स का खेल है, बाकी तो हो जाएगा, ठीक है। और फिर रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में भी वही है। रीजनिंग में क्या होता है कि जब हम स्पीड टेस्ट देते हैं तो उसमें प्रैक्टिस हो जाती है, अलग से रीजनिंग ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर रीजनिंग करना है तो 1 घंटा रीजनिंग को दे दो। पजल कर ली है हमने, टेस्ट भी दे दी है, फिर भी अगर रीजनिंग को 1 घंटा देना चाहो तो दे दो। उसका कोई टॉपिक उठा लो, जैसे कि मैंने कहा सिलॉग है, इनइक्वालिटी है, वो सारी चीज़ें उसको उठा लो और 1 घंटा में उसकी प्रैक्टिस कर लो, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया कि रीडिंग ही बेस्ट है, तो मैं उसके लिए रोज़ एडिटोरियल वीडियो जो यूट्यूब पर आते हैं वो एडिटोरियल वीडियोस देखती थी। वो वीडियोस को मैं नोट डाउन भी करती थी। कहने का मतलब है कि जो जो एडिटोरियल उन्होंने पूरा वीडियो में समझाया है 1 घंटा में, वो पूरा एडिटोरियल में उसको नोट डाउन करके, नोट डाउन करना मतलब थोड़ा सा ऐसे बच्चों वाला काम लगता है सुनने में कि भाई इतना सारा 10 पेज रोज़ रोज़ कौन लिखेगा। लेकिन जो चीज़ आपने देखी, एक बार सुन ली, अगर आप आखिर में उसको लिख भी रहे हो तो फिर वो एकदम उसके जो स्ट्रक्चर्स है सेंटेंस के, वो दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। बैठ जाएंगे तो जब आप कोई सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको इतना ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप रोज़ दिन भर वही चीज़ कर रहे हो, तो आपके अपने आप आंसर आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ये आएगा। क्यों गलत है ये चीज़ वो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन ये चीज़ गलत है और यहाँ पे ये चीज़ आएगी, इतना तो ज़रूर आ जाएगा। और न्यूज़पेपर पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है, नॉवेल्स पढ़ लो, ठीक है। न्यूज़पेपर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मेंस में काम आएगा। अब ये देखो मैंने सब बता दिया है। अब बात है अपने करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में मैं रोज़ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाती थी, मुझे इतना याद नहीं रहता है, इतना मगअप करने की आदत नहीं है। तो मैं करंट अफेयर्स हमेशा प्रीलिम्स ख़त्म होने के बाद पढ़ती थी। तो मैं करंट अफेयर्स की मंथली जो कैप्सूल्स आती वो पढ़ती थी, एग्ज़ाम जब हो उसके पहले के 4 महीनों की। अब 4 महीनों की मंथली कैप्सूल कौन सी, तो एक तो स्टडी IQ की और GK टुडे की, ये 2 चीज़ें हैं जिनकी मैंने मंथली कैप्सूल्स पढ़ी है, प्लस अड्डा के जो 300 MCQs आते हैं वो मैं आखिर में देखती थी। अब सब सोच रहे होंगे कि इतनी सारी जगह से पढ़ने का क्या मतलब, करंट अफेयर्स तो सेम ही रहता है ना, चाहे कोई सी भी साइट ले लो। तो एक बार आप स्टडी IQ पढ़ लो, उसके बाद GK टुडे पढ़ लो, उसके बाद जब आप अड्डा के 300 क्वेश्चंस पे जाओगे तो वही सारी चीज़ें वहाँ पे होगी, तो एक रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए ये कर लो। अब मैंने आपको बताया था कि मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूँगी। डिस्क्रिप्टिव में कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। जो आप एडिटोरियल रोज़ लिख रहे हो ना,
वही आपकी डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस है, ठीक है। जब आप एडिटोरियल लिख रहे हो तो इनिशियली आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखने बैठते हो ना, तो ये एडिटोरियल से आप करंट अफेयर्स वहाँ पर लिंक कर पाओगे, और वहाँ पे से आपके दिमाग में होंगे सेंटेंसेस कि ये चीज़ें हमें डालनी है। एक बार सामने टॉपिक आता है तो पूरा ऐसे सामने आ जाएगा कि इसको हमें ऐसे ऐसे लिखना है। हाँ, थोड़ा सा फॉर्मेट उसका देखना है, ऐसे और लेटर का फॉर्मेट देखना है, वो तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और फिर रही बात बुक्स की, मैंने आपको बताया कि भाई मैं ये क्वेश्चंस कर रही थी, तो ये क्वेश्चंस इतने सारे मिलेंगे कहाँ से। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने टेक्स्ट बुक का पास लिया था, तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। प्लस अड्डा की मैंने किट यूज़ की है, तो अड्डा की किट में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई 100 क्वेश्चंस, उसके 100 to 150 क्वेश्चंस पर टॉपिक उसकी अड्डा की किट में थे, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास महिंद्रा की भी बुक्स थी, महिंद्रा की बुक्स में भी क्वेश्चंस थे। तो आप अपने हिसाब से देख लो, अड्डा की और महिंद्रा की बुक्स बहुत अच्छी है, आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ मेरा कहना है, बाकी तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है, ठीक है। तो अब एक ही चीज़ बाकी रहती है, वो है इंटरव्यू। प्रीलिम्स और मेंस की हमने बात कर ली है। इंटरव्यू के लिए मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगी, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। और अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करिए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और लाइक, शेयर और कमेंट, हाँ कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और ये मेरा चैनल यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है, मैं और वीडियोस ले आऊँगी जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने एसएससी क्लियर किया है, जीपीएससी क्लियर किया है, ताकि आपको उनकी भी स्ट्रेटेजी पता चले। कोई है जो एसएससी प्रिपेयर कर रहा है, या फिर कोई है जो जीपीएससी प्रिपेयर कर रहा है, उनको भी गाइडेंस मिल सके। तो मेरी चैनल पे ट्यून रहिए, और सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, और बेल आइकन भी लगा दीजिए, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।